नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कई राज्यों के इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री मैदान में उतरे हैं। बताएंगे कहां पर आंदोलन शुरू कर दिए गए हैं दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के एक और सांसद ने दिया है इस्तीफा और 400 का नारा दे रही भारतीय जनता पार्टी में दिखा जबरदस्त डर, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक बदलना पड़ा है। बताएंगे बीजेपी ने कैसे अपने ही सहयोगियों को पूरी तरीके से निपटा दिया है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला। और देश के उच्चतम न्यायालय के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी गई है। बताएंगे याचिका में क्या क्या बातें कही गई है दोस्तों। और केरला तमिलनाडु के सर्वे में इंडिया गठबंधन एक तरफा सुपड़ा साफ कर रहा है। बताएंगे कहां के ये सर्वे सामने आ रहे हैं दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी ने कई सारे दमदार उम्मीदवारों को गुजरात से लेकर असम में मैदान में उतारा है। बताएंगे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के करीबी ने मुख्यमंत्री का चैलेंज स्वीकार किया है। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि 400 सीटें जीतने का दावा ढकोसला है, केवल डूबते जहाज को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 59वें दिन पूरी तरीके से आदिवासी समाज को लोगों को लेकर समर्पित रही। महाराष्ट्र के नंदुरबार के अंदर पहुंची राहुल गांधी की यात्रा आगे की ओर बढ़ती चली गई दोस्तों। आज एक बार फिर से महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी 60वें दिन दिखाई देने वाले हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आदिवासियों को लेकर पूरी तरीके से यात्रा को समर्पित करते हुए इंडिया की सरकार बनने के बाद सुशासन, सुरक्षा, सुधार, स्वशासन और स्वाभिमान और सब प्लान को लागू करने के लिए कहा है। राहुल गांधी की ओर से ये वादे किए गए हैं दोस्तों। साथ साथ संविधान बचाओ, भारत को गुलामी से बचाओ। नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर फिर से राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि चुनावी रण के अंदर इस बार मुकाबला संविधान वर्सेस संविधान का होने जा रहा है। भविष्य की दिशा क्या होगी ये जनता को तय करना है। संविधान या संविधान, लोगों को क्या चुनना है। आजाद भारत के मूल्यों पर आघात हो रहे हैं। संविधान बदलने की कोशिश का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। बीजेपी के सांसद के विवादास्पद संविधान बदलने के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के एक नेता ने एक शब्द नहीं बोला है, चुप्पी साध कर रखी है। क्या ऐसा माना जाए कि प्रधानमंत्री मौन रहकर अपने सांसद के विवादास्पद संविधान बदलने के बयान का समर्थन कर रहे हैं। चुनाव के अंदर दो मुख्य विचारधाराओं की लड़ाई धीरे धीरे स्पष्ट हो चुकी है दोस्तों। संविधान वर्सेस संविधान का ये चुनाव होने जा रहा है। सामाजिक न्याय बनाम शोषण, धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता और नागरिक अधिकार बनाम बेबस जनता जैसे मुद्दों पर होने जा रहा है। बोलने की आजादी अगर चाहिए तो संविधान के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। मोहब्बत, विविधता और न्यायपूर्ण व्यवस्था जैसे सामाजिक सिद्धांतों को बचाए रखने के लिए संविधान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। संविधान को भारत की सबसे कीमती दस्तावेज माना जाता है। लोगों के अधिकार से लेकर लोगों के लिए संपूर्ण न्याय स्थापित करने के लिए संविधान सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर आप देश के संविधान के साथ खड़े हैं और संविधान का विरोध करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। आने वाली पीढ़ियों के भविष्य और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जनता से राहुल गांधी ने अपील की है कि संविधान का विरोध करते हुए संविधान को बचाने के लिए आगे आए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़े राहुल गांधी की ओर से उठाए गए सवालों का एक भी जवाब बीजेपी के नेता नहीं दे पाए हैं दोस्तों। साथ साथ नागरिकता संशोधन कानून का विरोध भी पूरे देश के अंदर जगह जगह देखने को मिल रहा है। केरल से लेकर तमिलनाडु, असम और बंगाल के अंदर आंदोलन की खबर सामने आ रही है। दिल्ली में भी प्रोटेस्ट की खबर सामने आ रही थी। और इस बीच नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA 2024 के पास होने के बाद अब इसे रोकने के लिए कोर्ट का रास्ता अपनाया जा रहा है। IUML ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल करते हुए सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 के इंप्लीमेंटेशन को रोकने के लिए कहा है। इस याचिका में मांग की गई है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन सबमिट करने का मौका मिलना चाहिए। इससे देश के अंदर धर्म के आधार पर सांप्रदायिकता निश्चित नहीं होगी, बल्कि सभी लोगों को अपने परिस्थिति के हिसाब से नागरिकता के लिए एप्लीकेशन डालने का अधिकार मिल जाएगा। ऐसे में CAA के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ऐड नहीं किया गया है, लेकिन यह मांग IUML की ओर से सुप्रीम कोर्ट में की गई है। याचिका दाखिल की गई है। देखते हैं कोर्ट की ओर से सुनवाई के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है दोस्तों। साथ साथ तमिलनाडु में लागू नहीं होगा नागरिकता संशोधन कानून, मुख्यमंत्री ने दो टूक जवाब दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने भी CAA को लागू करने को लेकर स्पष्ट जानकारी देते हुए कह दिया है कि तमिलनाडु के अंदर भी ये लागू नहीं होगा। इससे पहले केरला के मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया था कि हम भी इसे अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। देखते हैं केंद्र सरकार और बीजेपी की ओर से क्या कुछ कहा जाता है दोस्तों। साथ साथ आप सिलीगुरु के अंदर जबरदस्त तरीके का रोड शो करती हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिखाई देने वाली है। ममता बनर्जी और TMC की ओर से जानकारी दी गई है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर NRC के खिलाफ भी आंदोलन किया जाएगा। CAA के खिलाफ सिलीगुड़ी के अंदर आज रोड शो होने वाला है। देखते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिलेगा दोस्तों। और क्या नागरिकता संशोधन कानून का जोरदार विरोध किया जाएगा। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में असम के अंदर भी CAA को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुतले फूके जाने को लेकर पूरे असम में मंगलवार को विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कानून की प्रतियां भी जलाई गई है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ड्राफ्ट को जलाया गया है। असम जातीयवादी युवा छात्र परिषद यानी स्टूडेंट यूनियन ने लखीमपुर में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पुतले फूके हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने CAA लागू किए जाने के विरोध में जिले के विभिन्न हिस्सों में इस कानून की प्रतियां जलाई है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने गुवाहाटी स्थित राजभवन के सामने प्रदर्शन किया है और CAA की प्रतियां जलाई गई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा की ओर से भी प्रदर्शन किए गए हैं। रंगिया कस्बा के अंदर प्रदर्शन किया गया है। शिवसागर जिले से लेकर रायजोर दल, कृषक मुक्ति संग्राम समिति और छात्र मुक्ति परिषद की ओर से भी प्रदर्शन किए गए हैं। असम में 16 दलों के यूनाइटेड ओपोजिशन फोरम असम में बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों ममता बनर्जी बोली, कहा मुझे संदेह है कि इनके द्वारा लाया गया कानून वैध भी है या नहीं है।
2019 में असम में एनआरसी के नाम पर 19 लाख में से 13 लाख बंगाली हिंदू को लिस्ट से हटा दिया गया था। कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर वे लोग दरखास्त करेंगे तो उन्हें नागरिकता मिलेगी क्या? ये सवाल है जिसका जवाब बीजेपी के लोगों को देना है दोस्तों। इसके बाद एनआरसी को लेकर भी जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एनआरसी के मुद्दे को लेकर भी प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। हालांकि एनआरसी अभी लागू नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद एनआरसी को लेकर जो चर्चाएं चल रही है दोस्तों, जो माहौल गर्म किया जा रहा है, उसे लेकर भी अब विरोध देखा जा रहा है। साथ सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि टीएमसी द्वारा सभी सीटों पर एक तरफा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी ने बंगाल में इंडिया गठबंधन के फायदे के लिए नई रणनीति का फैसला लिया है। किसी भी तरह से बीजेपी के सीटों की संख्या कम करने की रणनीति है। इसके तहत जरूरत पड़ने पर लेफ्ट के साथ अलायंस की संभावनाएं है। टीएमसी के मजबूत सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी ताकि वोटों का बंटवारा न हो। कांग्रेस पार्टी ने लगभग 1 दर्जन सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। यानी कांग्रेस उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी जहां पर उसे लगता है कि वो टीएमसी से ज्यादा मजबूत है और बीजेपी को शिकस्त देने के लिए अपने दम पर अच्छी स्थिति में है। साथ साथ दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी के लोगों को भी पता है कि स्थिति उनकी काफी डामाडोल है। यही बड़ा कारण है कि अचानक से नागरिकता संशोधन कानून को चुनाव से पहले लेकर आया गया है दोस्तों। इसके बाद डिटेल में जानकारी देते हुए बताया गया कि 2 वर्तमान सांसद बीजेपी के विजेंद्र सिंह और राहुल कसावा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं और अभी और भी शामिल होने वाले हैं। 4 वर्तमान सांसद जयंत सिन्हा, गौतम गंभीर, जसकौर मीणा और सन्नी देओल ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है। 2 दावेदार पवन सिंह और वर्तमान सांसद उपेंद्र रावत टिकट मिलने के बाद भी अपनी उम्मीदवारी छोड़कर भाग गए हैं। कई वर्तमान सांसद जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल है, उन्होंने राजनीति को अलविदा टाटा बाय बाय कह दिया है। बीजेपी के डूबते जहाज को छोड़कर लोग भाग क्यों रहे हैं, ये सवाल है दोस्तों। बीजेपी 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है और मीडिया वाले उसी का ढोल पीट रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ढोल तो फटा हुआ है। कांग्रेस की नेत्री बोली, कहा बीजेपी के कद्दावर नेता खट्टर जी के बगल वाली दरी पर सोने वाले श्री अनिल विज बिदक गए हैं। ट्विटर पर अपने बायो से उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ दिया है। शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए हैं। सूत्रों के अनुसार जल्द ही ज्यों के त्यों रख दी चदरिया वाला बयान आने वाला है। मीडिया हमेशा की तरह चुप है। यानी कांग्रेस पार्टी में अगर कोई दूसरे नंबर का नेता यानी मुख्यमंत्री से अगर कोई होम मिनिस्टर नाराज होता तो अभी मीडिया वालों ने आसमान सर पे उठा लिया होता और ऐसा लगता कि मानो कांग्रेस पार्टी अगले दिन से समाप्त होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी में कुछ बचा नहीं है क्योंकि होम मिनिस्टर ने विरोध कर दिया है एक राज्य के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब हरियाणा के अंदर ऐसा हुआ है, मुख्यमंत्री चुने जाने की बैठक से भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री बिदक कर भाग गए। मीडिया वालों के कैमरे में साफ देखा जा सकता है। इसके बावजूद कोई डिबेट नहीं चल रहा है। कोई ये नहीं कह रहा कि मोदी और अमित शाह के फैसले का विरोध बीजेपी के अपने होम मिनिस्टर ने किया है। एक राज्य के अंदर बीजेपी में बड़ी फूट पड़ गई है और सुनिश्चित है इस तरीके से कोई प्रोग्राम नहीं चल रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश के अंदर आजकल की मीडिया को मीडिया नहीं कहा जा सकता बल्कि एक और शब्द आगे लगाया जाता है, वो वाली मीडिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई को चुनाव बॉन्ड से संबंधित विवरण देने के लिए अतिरिक्त समय देने की अर्जी को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाते हुए बैंक से कहा था कि अगले ही दिन सारी डिटेल चुनाव आयोग को सौंप दी जाए और इसके बाद सौंप भी दी गई है दोस्तों। यानी 30 जून तक का समय मांगा जा रहा था, जो काम मात्र 1 दिन के अंदर होने वाला था। अब देखते हैं चुनाव आयोग वेबसाइट पर डिटेल कैसे जारी करता है। 15 तारीख तक का डेडलाइन का टाइम उनको भी दिया गया है। देखते हैं जो भी जानकारी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। साथ साथ कर्नाटक को लेकर बड़ी जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता जयप्रकाश हेगड़े, सूर्य कुमार शेट्टी और एमपी कुमारस्वामी जो उडुपी और चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट से हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता डीके शिव कुमार, जॉर्ज और लक्ष्मी हेबालकर की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। इसके बाद पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपनी स्थिति को मजबूत करने जा रही है दोस्तों। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक है क्योंकि चिकमंगलुरु से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है शोभा कृतांजलि, जिनके समर्थन में वोट मांगने वाले बीजेपी के बड़े बड़े नेता अब कांग्रेस पार्टी का रुख कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में 20+ सीट का टारगेट ले रखा है। साथ साथ कांग्रेस ने मंगलवार को लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। 6 राज्यों के 43 उम्मीदवार ऐलान कर दिए गए हैं। असम के 12, उत्तराखंड के 3, मध्य प्रदेश के 10, गुजरात के 7 और दमन अवदीप के 1 और राजस्थान के 10 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है दोस्तों। सबसे ज्यादा ओबीसी उम्मीदवार को राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है। टोटल 43 में से 13 ओबीसी कैंडिडेट मैदान में उतारे गए हैं। 10 जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। एससी कैटेगरी के 10, एसटी कैटेगरी के 9 और 1 मुस्लिम कैंडिडेट और 4 महिलाओं को मैदान में उतारा गया है। प्रत्याशियों की उम्र की बात करें तो लगभग सारे जवान प्रत्याशी हैं। 25 ऐसे हैं जो 50 साल से कम है। यानी कांग्रेस पार्टी ने जो जयपुर के अंदर डिक्लेरेशन किया था कि 50 साल से कम वाले नेताओं को प्रमोट किया जाएगा, उन्हें जमकर टिकट दिए गए हैं और आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि और भी युवाओं को मौका दिया जाए। बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल को टिकट मिला है। 2019 में यहाँ पर मदन गोपाल मेघवाल चुनाव लड़ चुके हैं। अलवर की बात करें तो ललित यादव को मैदान में उतारा गया है और टॉक सवाई मौदेपुर से भी हरीशचंद्र मीणा को मैदान में उतारा गया। इसका सीधा मतलब यह कि सचिन पायलट इस बार चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ रहे हैं। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो नकुल नाथ फिर से छिंदवाड़ा से मैदान में उतर रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और आदिवासी समाज के काफी लोकप्रिय नेता अनंत पटेल मैदान में उतरने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको वलसाड़ से मैदान में उतारा है। साथ साथ उत्तराखंड की सीटों को लेकर भी पार्टी ने अनाउंसमेंट कर दिया है। असम के कोकराझार से गर्जन मसारी चुनाव लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी का चैलेंज स्वीकार कर चुके गौरव गोगोई जोरहट से मैदान में उतरने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री ने जोरहट की सीट को लेकर कहा था कि इस बार गौरव गोगोई किसी मुस्लिम सीट से मैदान में उतरेंगे ताकि उनकी सीट बच जाए, नगांव से मैदान में उतरेंगे। लेकिन गौरव गोगोई ने चैलेंज स्वीकार करते हुए फिर से जोरहट से मैदान में उतरने का फैसला लिया है। यानी अपर असम की सीट से मैदान में उतर रहे हैं। अपर असम वो इलाका है जहां पर ज्यादातर हिंदू पॉपुलेशन है और ऐसे में गौरव गोगोई की ओर से यह चैलेंज स्वीकार किया
किया गया है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। देखते हैं बीजेपी के नेता और असम के मुख्यमंत्री जिनको दो राहुल गांधी दिखाई देते हैं, क्या इसके बाद गौरव गोगोई उनको दो दिखाई देंगे या एक ही दिखाई देंगे। साथ साथ आदिवासी भाई बहनों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गारंटी है। प्रियंका गांधी ने गारंटी गिनवाते कहा कि सुशासन हमारी गारंटी है। आदिवासी समाज के लोगों के लिए वन अधिकार नियम यानी FRA एक्ट को प्रभावशाली ढंग से जमीन पर उतारा जाएगा। सारे पेंडिंग पड़े कंप्लेंट्स को दूर किया जाएगा। 6 महीने में सभी अस्वीकृत कंप्लेंट्स की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सुधार के लिए मोदी सरकार ने वन संरक्षण और भूमि अधिग्रहण अधिनियमों में जो संशोधन किए हैं उन्हें कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार वापस लेगी। सुरक्षा के लिए सभी राज्यों के जिन बस्तियों में अनुसूचित जनजाति की आबादी ज्यादा है उन बस्तियों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाएगा। स्वशासन के लिए कांग्रेस पार्टी पैसा यानी एक्सटेंशन ऑफ पंचायत इन शेड्यूल एरिया एक्ट के अनुसार राज्यों में कानून बनाने की गारंटी देती है ताकि ग्राम सरकारों और स्वायत्त जिला सरकार की स्थापना हो सके। और स्वाभिमान के लिए आदिवासियों के लिए कांग्रेस पार्टी MSP की गारंटी का अधिकार देगी जिसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को खरीदे जाएंगे। यानी दोस्तों आदिवासी समाज के लोग जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस चाहे तेंदुपत्ता हो या फिर और भी कई चीजें हो उनका उपज करते हैं तो उन्हें खरीदने के लिए MSP की गारंटी लीगल तौर पर दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने ये कई वादे आदिवासी समाज के लोगों से किए हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। दोस्तों साथ साथ दुष्यंत चौटाला जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस कर लेते हैं और 2019 में बीजेपी की सरकार बनवाकर डिप्टी CM बन जाते हैं। अब बीजेपी ने उनके साथ मोए मोए कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करने के लिए दिल्ली जा रहे थे लेकिन बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में आने से मना कर दिया और यहां तक की मुलाकात नहीं की। इसके बाद भाजपा ने 10 की 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। यानी सारी सीटें बीजेपी लड़ेगी। हरियाणा के अंदर एक भी सीट अपने सहयोगी जननायक जनता पार्टी को नहीं दी है और दुष्यंत चौटाला की पार्टी में फूट भी पड़ने जा रही है। आज बीजेपी बहुमत साबित करेगी। माना जा रहा है कि 5 ऐसे विधायक कम से कम है जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ जाएंगे और बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सैनी के समर्थन में वोट करेंगे। इसके बाद दुष्यंत चौटाला एक शायर बन गए। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि दर दर पे जाकर दुआ बदलते हैं लोग, खुद नहीं बदलते खुदा बदलते हैं। इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए कहा कि मार्केट में नए संजय राउत ने डेब्यू किया है, स्वागत करिए। यानी दोस्तों बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया लेकिन आज स्थिति यह है कि इनके विधायक इनके पास नहीं ठहर रहे हैं, सरकार से बाहर हो चुके हैं, डिप्टी CM भी नहीं रहे, अब दोबारा से पार्टी खड़ी करने जाएंगे। लोगों ने जो विश्वास उन पर दिखाया था कि एक युवा नेतृत्व है, चौटाला परिवार से आते हैं और लोगों को लगा कि शायद कोई बदलाव लेकर आएंगे तो लोगों ने वोट दे दिए। 10 सीट जीतकर भी आ गए लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता करते हुए बीजेपी के साथ चले गए। अब उन्हें पता चल गया है कि बीजेपी के साथ अलायंस करने का क्या मतलब होता है। लोग कह रहे हैं कि इसी तरीके से जेडीयू के साथ भी 24 के चुनाव के बाद खेला हो सकता है। साथ साथ दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर AP न्यूज ने सर्वे कराते हुए ओपिनियन पोल में दावा किया है कि केरला की 20 की 20 सीटें कांग्रेस पार्टी गठबंधन जीतेगी और तमिलनाडु की 40 की 40 सीटें तमिलनाडु और पुडुचेरी की मिलाकर यूपीए गठबंधन जीतने वाली है। यानी बीजेपी के पास यहाँ कोई स्कोप नहीं है। इंडिया अलायंस इन 2 राज्यों को मिलाकर ही 60 सीटें जीत जाएगी और इसके बाद अन्य राज्यों से भी कई सारी सीटें जीतने वाली है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। साथ साथ सोनम वांगचुक अपने अनशन के 7वें दिन भी लगातार अनशन कर रहे हैं। दोस्तों बर्फबारी हो रही है, ठंड पड़ रही है, इसके बावजूद उनका अनशन जारी है। छठे शेड्यूल में लद्दाख को ऐड कराने की मांग कर रहे हैं जो वादा खुद बीजेपी ने किया था लेकिन अब वादा बीजेपी भूल चुकी है। फिर से चुनाव होने वाले हैं, हो सकता है एक बार फिर कोई सगुफा छोड़ा जाए। अब क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कोशिश की जा रही है कि भाजपा पर दबाव बनाकर जल्द से जल्द छठे शेड्यूल के अंदर लद्दाख को ऐड कराया जाए ताकि ट्राइबल लोगों को प्रोटेक्शन मिल सके, राज्य को और ज्यादा उन्नति मिल सके। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों कि क्या सोनम वांगचुक के आंदोलन की बातें सुनी जाएगी। साथ साथ चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंची है। आम चुनाव की तैयारी को लेकर राजनीतिक दलों से चर्चा की जा रही है और इसके बाद वापस लौटेंगे। फिर हो सकता है जम्मू कश्मीर के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने को लेकर घोषणा कर दी जाए। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है, IT सेल का मेंबर है ऋषि बागरी, जिसकी ओर से एक क्लिप्ड वीडियो यानी दोस्तों काटा हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दावा किया गया है कि सिद्धरमैया एक भाषण में कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनका अगला जन्म मुस्लिम परिवार में होना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों सिद्धरमैया ने ऐसा कोई बयान दिया नहीं तो उसे क्यों जानबूझकर काटकर क्लिप करके वीडियो शेयर किया जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे राजनीति है। आप लोग जानते हैं कि सिद्धरमैया की छवि को खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर जब जांच पड़ताल की गई तो मोहम्मद जुबैर की ओर से डिटेल में जानकारी देते हुए बताया गया है कि बीजेपी IT सेल का मेंबर ऋषि बागरी ये जो सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रहा है ये क्लिप्ड वीडियो है और सिद्धरमैया ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। बेंगलुरु सिटी पुलिस से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों कर्नाटका के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को डर सता रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी यहां जबरदस्त जीत हासिल कर सकती है और कर्नाटका में अच्छा माहौल है कांग्रेस पार्टी को लेकर। वैसे भी राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो पार्टी के परफॉर्मेंस पर लोग उन्हें वोट करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या इसी तरीके से सिद्धरमैया की छवि बर्बाद करने के लिए सोशल मीडिया पर गलत वीडियो शेयर करते रहेंगे। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। देखते हैं बेंगलुरु पुलिस की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। साथ साथ दोस्तों SBI ने जैसे ही ये जानकारी मिली कि इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल चुनाव आयोग में सबमिट कर दी है, इसके बाद लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया। जो काम एक दिन में हो सकता था उसके लिए 30 जून तक का समय क्यों मांगा जा रहा था। डरिए मत, सच बता दीजिए, देश आपके साथ में है, आप देश का साथ दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और SBI को लेकर कई सारे सवाल है जिसका जवाब दोनों संस्थानों को देना है। साथ साथ दोस्तों जिसकी लाठी उसकी भैंस, योगी सरकार ने नियमों की धज्जियां उड़ाकर भाजपा के नेता स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता को यूपी का सूचना आयुक्त बना दिया है। जब बीजेपी का नेता सूचना आयुक्त बनेगा तो RTI की जानकारी कौन देगा। यूपी कांग्रेस की ओर से यह बड़ा मुद्दा उठाया गया है। न्यूज लॉन्ड्रिंग के आर्टिकल को शेयर करते हुए ये सवाल खड़े किए गए हैं जिसका जवाब भाजपा के लोगों को देना है। साथ
साथ दोस्तों पल्लवी पटेल क्या अपनी बहन अनुप्रिया पटेल को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनौती देने वाली है? क्या उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है? पल्लवी पटेल ने कहा कि हमारी जमीन लूट रही है, हमारा सम्मान लूट रहा है, जिनको वोट देकर हमने संसद में सांसद बनाया उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। इस पर सपा के नेता आईपी सिंह बोले, कहा डॉक्टर पल्लवी पटेल अपनी छोटी बहन से राजनीतिक रूप से बड़ी साबित हो रही है, इनका कद संघर्ष के मामले में बड़ा हो गया है और अनुप्रिया पटेल को बीजेपी ने आर्टिफिशियल नेता बनाकर कैद कर दिया है। इस बार मिर्जापुर लोकसभा सीट से अनुप्रिया पटेल की हार तय है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मित्र पूंजीपतियों को दिया जा रहा है वन क्षेत्र, आदिवासी संकल्प से आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा करेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आदिवासी लोगों को एक संदेश भेजा है। साथ साथ दोस्तों वांगचुक के 7वें दिन से आंदोलन लगातार जारी है। वो फेमस साइंटिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं देश के अंदर, लेकिन कई सारे न्यूज चैनलों पर फिर से वही कार्यक्रम चल रहे हैं सीमा हैदर को लेकर की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। सीमा हैदर ने क्या कहा, इस तरीके के प्रोग्राम चल रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि आज देश की मीडिया की क्या स्थिति है दोस्तों, कितनी भयावह स्थिति है। देश के बड़े बड़े लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग मनवाने को लेकर और दूसरी ओर इस तरीके के कार्यक्रम लॉन्च किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ साथ चीन ने अरुणाचल प्रदेश को बताया अपना हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद विवाद अब और बढ़ेगा, इस तरीके की टिप्पणियां की है। कुल मिलाकर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश भारत का अखंड हिस्सा है, इसमें कोई दूर दूर तक कोई राय नहीं है। लेकिन चाइना क्यों बार बार इस तरीके का क्लेम कर रहा है? क्या बीजेपी की केंद्र सरकार की ओर से चाइना को कठोर भाषा में जवाब नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि बार बार चाइना अगर भारत को उकसाने का प्रयास करे, इसका सीधा मतलब यह है कि भारत को चाइना हल्के में ले रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ दिल्ली कैंट की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। दिल्ली कैंट वो इलाका है जहां पर ज्यादातर आर्मी के रिटायर्ड अफसर और सैनिक रहते हैं। वहां पर पोस्ट लगाया गया है, लिखा गया है कि सर्जिकल स्ट्राइक जो घर में घुसकर मारे मोदी है तो मुमकिन है। यानी प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार करने के लिए इस तरीके से पोस्टर लगाए गए हैं दोस्तों। दिल्ली कैंट वाले इलाके में इस पर टिप्पणी करते हुए पत्रकार बोले, कहा अब चुनाव में एक बार फिर बीजेपी सैनिक की तस्वीर का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए कर रही है। अगर मोदी जी ने वाकई काम किया होता तो फिर सेना धर्म जैसे मुद्दों का इस्तेमाल उनकी ओर से क्यों किया जाता? चुनाव आयोग को सेना के तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने में कोई दिक्कत नजर नहीं आएगी। मोदी जी को क्लीन चिट दे दी जाएगी और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के साख को बनाया रखा जाएगा। एक तरीके से तंज कसते हुए बातें कही गई है। आप लोग अपनी राय जो लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों लालू यादव के करीबी अमित कात्याल पर ईडी ने छापा मारा है। लगातार बिहार के अंदर इस तरीके की कार्रवाई जारी है। साथ साथ प्रयागराज के अंदर पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने हाईकोर्ट में दाखिल की है अर्जी। जौनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। 7 साल की सजा को रद्द करने की मांग की गई है। जमानत पर रिहाई की मांग की गई है। हाईकोर्ट में याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने वाली है। अगर उनको जमानत मिल जाती है तो पूरी तरीके से जौनपुर की स्थिति बदलने वाली है। जौनपुर के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर समीकरण बदलने वाले हैं। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे अंशुमन मिश्रा और बिल्डर सहित वाधवा के विशाल रिजॉर्ट पर जीएसटी विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। छापेमारी की गई है रिजॉर्ट पर। इस तरीके की कार्रवाई के बारे में आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राजभर का पीला गमछा टिप्स काम नहीं आया। उनके पार्टी के कार्यकर्ता दरोगा जी के पास पहुंचे पीला गमछा पहनकर, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दावा किया है कि दरोगा जी ने उनके साथ मारपीट की है। ओम प्रकाश राजभर ने एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया था कि उनकी पार्टी का कोई भी नेता अगर थानेदार के सामने चला जाए पीला गमछा पहनकर, यानी ये दिखाने की कोशिश करे कि वो राजभर की पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो पुलिस वालों को उस कार्यकर्ता के अंदर ओपी राजभर दिखाई देंगे और इसके बाद सारे काम हो जाएंगे। उनके कार्यकर्ता ने इस बात को सीरियस ले लिया और वो चले गए। इसके बाद बताया गया है कि उनके साथ मारपीट की गई है। कुल मिलाकर दोस्तों ओपी राजभर समाज की राजनीति करते हैं, लेकिन अपने बेटे को एमएलसी बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। खुद मंत्री बन चुके हैं। एक और बेटे को सांसदी का चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन राजभर समाज के अन्य लोगों को कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि पीला गमछा वाला जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था वो भी पूरी तरीके से धाराशाही हो गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ सकती है। कोर्ट ने कहा है 1 अप्रैल को पेश होने के लिए सनातन धर्म को मच्छर, डेंगू, मलेरिया या कोरोना की तरह खत्म करना होगा। इस तरीके की टिप्पणी के बाद अब बिहार के अंदर उदयनिधि स्टालिन को बुलाया गया है। अप्रैल में पेश होने के लिए कहा गया है। देखते हैं उनकी ओर से क्या इस पूरे मामले को सीरियसली लेकर कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की जाएगी या फिर वो खुद मौजूद रहेंगे। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कितना एड बीजेपी की ओर से दिया गया इसकी डिटेल में जानकारी दी गई है। बताया गया है कि भाजपा ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं फेसबुक पर एड डालने के लिए। इसकी जानकारी देते हुए ये डेटा शेयर की गई है। आप लोग अपनी राय जो लिखा था। साथ साथ यूसुफ पठान के नाम के ऐलान के पर टीएमसी में आपस में कलह है। विधायक बोले, कहा मेरी अगली कार्रवाई के बारे में देखिए। दरअसल दोस्तों तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। ये वही सीट है जहां से कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी चुनाव जीतकर आते हैं। अधीर रंजन चौधरी के सामने उनको मुकाबले में उतारे जाने पर पहले से ही लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अधीर रंजन चौधरी इस सीट पर आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस यूसुफ पठान को लेकर आई है और ऐसे में अब टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने इस मुद्दे को लेकर मुखर होते हुए कहा है कि पार्टी नेतृत्व ने टीएमसी के जिला नेतृत्व से बिना पूछे यूसुफ पठान के नाम का ऐलान कर दिया है। अब हम लोग आगे आने वाले दिनों के अंदर अपनी अगली कार्रवाई करेंगे। यानी हो सकता है कि वो कैंडिडेट का विरोध करते करते कुछ ऐसे ऐलान कर दे जिससे टीएमसी को नुकसान हो जाए। आप लोग इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ हरियाणा के अंदर अचानक से मनोहर लाल खट्टर को हटाए जाने के बाद बीजेपी के लोग जस्टिफिकेशन देते हुए कह रहे हैं कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा इसीलिए हटाया गया है, लेकिन बीजेपी किसी सांसद को अब तक तो उसने हटाया नहीं है जिसे लोकसभा का चुनाव लड़वाना हो। यानी दोस्तों सवाल सबसे बड़ा यह है कि प्रधानमंत्री मोदी एक दिन पहले ही मनोहर लाल खट्टर की जमकर तारीफ कर रहे थे
थे और उसके बाद अचानक से हटा दिया गया है। आप लोग क्या समझ पा रहे हैं, लिखकर जरूर बताइएगा। क्या 400 का जो नारा दिया जा रहा है वो एक तरीके से बोगस है, एक तरीके से फेक दावा है और उससे ही डाइवर्ट करने के लिए अब मुख्यमंत्रियों तक को इस्तीफा दिलवाकर चुनाव लड़वाया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री मोदी देश में फिर से शासन में आ सके। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। भाजपा के दावे के तर बीजेपी ने हरियाणा के अंदर कदम उठाए हैं। आपकी जो भी राय हो लिखा है जरूर। दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।